आइए बग्गा साहब से मुलाकात करने का वक्त है। ग्लोबल मार्केट्स का हाल मिला जुला है, हमारे मार्केट्स का हाल आज थोड़ा ठीक है, लेकिन दुनिया भर में क्या कुछ चल रहा है और हमारे बाज़ारों पर क्या कुछ होगा असर, करते हैं बग्गा साहब से मुलाकात। सर बहुत बहुत स्वागत है, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो अच्छी तेज़ी के बाद अमेरिकी बाज़ार बड़े मतलब अभी सुस्त से हो गए हैं कि कुछ करने के मूड में नहीं है। क्या कुछ नए ट्रिगर की तलाश है अमेरिका को? यदि हाँ तो अगला बड़ा ट्रिगर अमेरिका के लिए क्या हो सकता है सर? बहुत सही कहा अनिल जी। वॉल्यूम्स बिल्कुल कम हो गए हैं मार्केट्स में और नेक्स्ट ट्रिगर अब अर्निंग्स ही है। अर्निंग्स का गाइडेंस किस तरह आता है, लोग मार्जिन प्रेशर के बारे में, प्राइसिंग प्रेशर, टॉप लाइन ग्रोथ और कैपेक्स को जो पोस्टपोनमेंट हो रहा है उसके बारे में क्या कहते हैं, ये बहुत अहम रहेगा। न्यू ऑर्डर फ्लो आईटी कंपनियों के लिए, भारत के अगर क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो 14% सैलरी हाइक रहा पिछले क्वार्टर में। ज्यादातर 70% उसमें से आईटी के कारण आया। तो ये जो ग्रेट रेजिग्नेशन है, लोग तैयार नहीं है वापस आने के लिए, काम करने के लिए, और बहुत हाई सैलरीज देनी पड़ रही है स्टार्टिंग वर्कर्स के लिए भी, जूनियर स्टाफ के लिए भी। तो वो एक इम्पैक्ट जरूर है। तो नेक्स्ट बिग कैटलिस्ट अर्निंग्स है अनिल जी, और क्योंकि फेड की बैठक तो महीने के अंत तक है, 27 जुलाई को है, तब तक ये बयानबाजी चलती रहेगी, मार्केट ऊपर नीचे होता रहेगा। आज सवेरे के दो तीन अहम न्यूज जो हैं, पहले ईसीबी का एनुअल कॉन्फ्रेंस था कल, और सारे बहुत हॉकिश निकल के आए, और पावल ने यहां तक कह दिया कि हमें इन्फ्लेशन समझ नहीं आ रही क्योंकि हालात बहुत बदल गए हैं। क्रिस्टिन लगार्ड ईसीबी की प्रेसिडेंट ने भी कहा क्योंकि इतना जियोपॉलिटिक इंटेंसिटी आ गया तो ये इन्फ्लेशन समझना मुश्किल है, बट हमारा फोकस अब इन्फ्लेशन के ऊपर है। और तो इसके कारण कल अमेरिकी मार्केट ऊपर थे, फिर नीचे आए। और दूसरी बात है, चाइना 4 महीने के बाद आज पॉजिटिव में उसका पीएमआई आया। पीएमआई फॉरवर्ड लुकिंग है अनिल जी, तो बहुत एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर रहता है। 50 से ऊपर उठा वो पहली बारी फरवरी के बाद, क्योंकि लॉकडाउन के चलते चाइना नीचे था। जापान से इतनी अच्छी खबर नहीं है, 7.2% उसका इंडस्ट्रियल ग्रोथ कम आया ईयर ऑन ईयर। टोयोटा का फिर से उन्होंने मिस किया अपना टारगेट। टोयोटा क्यों इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ी कार कंपनी है, 9-10 मिलियन गाड़ियां बनाते हैं साल में, तो वो एक लीडिंग इंडिकेटर रहता है कि टोयोटा की प्रोडक्शन किस तरह चल रही है। और उनके प्लांट अमेरिका में है, मेक्सिको में है, यूरोप में है, भारत में है, हर जगह है। तो एक बहुत आपको अच्छा एक इंडिकेशन मिल जाता है टोयोटा के नंबर से। टोयोटा के नंबर साल दर साल 5.5% कम आए, और उनके टारगेट से भी कम आए। कोरिया का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बहुत समतल ही रहा, इतना अच्छा नहीं रहा। तो ओवरऑल रुझान जो थे आज सवेरे के, सेंट्रल बैंक से मार्केट डरे हुए हैं कि ये और तेजी से रेट बढ़ाएंगे। प्रोबेबिलिटी हाई है कि 27 जुलाई को फेड जो है 75 बेसिस पॉइंट करेगा। आरबीआई का भी बयान था कल, जब उन्होंने कहा कि मुश्किल हो गया है प्रिडिक्ट करना इकोनॉमी को, क्योंकि इतना पेचीदा चीजें चल रही हैं। और सबसे बड़ा कारण इसमें यही है अनिल जी के, जितना पैसा डाला गया, जो बैलेंस शीट एक्सपेंशन हुई है सेंट्रल बैंक्स की, वो हिस्टोरिकली कभी नहीं हुई, और किसी को ये समझ नहीं आता इसको निकालना कैसे है। तो अभिमन्यु इफेक्ट चलता है मार्केट में, धीरे धीरे करके वो कोशिश कर रहे हैं कि निकाला जाए, क्योंकि अगले संकट के लिए आपके पास असला बारूद होना चाहिए। अगर आपने काट के ही रखा जापान की तरह, तो 30-40 साल का मिस्ड आपका ग्रोथ आ जाएगा। ये सब सेंट्रल बैंकर समझते हैं, बट निकलना इसमें से मुश्किल है। ओवरऑल मार्केट्स का बड़ा हिस्टोरिक पुअर परफॉर्मेंस रहा है H1 का। S&P 500 का अनिल जी 1970 से सबसे खराब हुआ, 1970 के बाद सबसे खराब नंबर है। डाउ क्योंकि इक्वल वेटेड है, 2015 के बाद सबसे खराब। और नैस्डैक का जिंदगी में उसका सबसे खराब हाफ वन हुआ। बॉन्ड्स का भी सबसे खराब फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर हुआ हिस्टोरिकली। ने इंटरेस्टिंग चीज़ बोली और इसी पर मैं मेरा अगला सवाल आपके लिए होगा भी, मैं उस पर आऊँगा भी कि अगर पहले 6 महीने वाकई में इतने ख़राब रहे, एक 1970 के बाद जो हुआ आपके एसएनपी का। एसएनपी में, नैस्डैक जब से पैदा हुआ तब से पहले 6 महीने किसी भी साल के इतने ख़राब नहीं रहे, तो फिर क्या यहाँ पैसा लगाने का टाइम आ गया है?
ये ये बहुत अच्छा सवाल है अनिल जी। और ये हॉवर्ड मार्क्स की एक इंटरव्यू थी फाइनेंशियल टाइम्स में 2-3 दिन पहले। उन्होंने कहा मैं पैसा लगाना शुरू कर रहा हूँ और स्टार्ट कर रहा हूँ, ये नहीं कि सब कूद रहा हूँ। बोले कि ये बॉटम नहीं है, बॉटम कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। जो हम कहते रहते हैं कि वो बाद में ही हमें पता लगेगा कि ये मार्केट 14,800 पे किया था या 15 पे किया, कहाँ गया। तो प्राइस वाइज टाइम वाइज हम नहीं कह सकते, बट ये अच्छा मौका है क्योंकि पिछले साल के मुकाबले आपको आज अच्छे प्राइसेस मिल रहे हैं। तो शुरुआत करने का अच्छा मौका है। बट 12 में काट के रखिए पैसा। अगर जैसे 1 लाख डालना है तो उसको बाय 12 डिवाइड करके 1/12 करके शुरू करिए। बट हॉवर्ड मार्क्स ने क्लियरली कहा कि ये डालना है। और कोई, आप किसी को मत मानिए कोई अगर कहता है कि मार्केट का बॉटम आ गया। हम तो फैक्ट ड्रिवन है अनिल जी, और 13 इंडिकेटर्स तक देखते हैं। उसमें से 5 इंडिकेटर अभी दिखा रहे हैं कि बॉटम के करीब है, बट 8 इंडिकेटर कह रहे हैं अभी दूर है। और सबसे बड़ा इंडिकेटर रहता है जब मार्केट का बदहाली इतना बढ़ जाती है कि मार्केट एक्सपेक्ट करता है कि सेंट्रल बैंक रेट कट करेगा। और विश्व का सेंट्रल बैंक तो फेड ही है। तो फेड का जो उसका ओवरनाइट स्वैप का मार्केट दिखाता है, फेड फ्यूचर्स जो हम देखते हैं वो बहुत एक्यूरेट रहता है उसका प्रिडिक्शन। वो दिखा रहा है जुलाई 2023 में रेट कट आते हुए। तो हो सकता है कि आपका मार्केट या तो अक्टूबर में या फरवरी में बॉटम कर जाएगा उस प्रोबेबिलिटी के ऊपर, जब ज्यादा लोग ये समझने लग जाएंगे कि जुलाई 2023 में रेट कट आ रहा है, तब आपका मार्केट बॉटम कर जाएगा। 2023 के मध्य तक जाकर ब्याज दरें बढ़ने की जी संभावना आएगी, जी उस पर जी। आप विशेष टिप्पणी करना चाहते थे। नहीं, और देखिए इसमें दूसरी चीज मैं ओवरले करूंगा कि इकोनॉमिक साइकिल और मार्केट साइकिल का जो फर्क रहता है कि 3 महीने से 4 महीने पहले मार्केट रिएक्ट कर जाता है। तो हमें ये लगता है कि अगर अगले साल रिसेशन आएगा तभी ये लोग रेट काटने को जाएंगे। उससे 2-3 महीने पहले मार्केट बॉटम हो जाएगा। इसके ऊपर तीसरा जो फैक्टर लगाना है कि मिड टर्म इलेक्शन है अमेरिका का इस साल नवंबर में। उनका जो लोकसभा है उसके सब मेंबर्स की इलेक्शन है, और सेनेट में 1/3 लोगों की इलेक्शन है। और ये मिड टर्म में प्रेसिडेंट ज्यादातर हारते हैं। प्रेसिडेंट 30 सीटें उनकी लोकसभा में हार जाते हैं और 3-4 सीटें सेनेट जो उनका राज्यसभा है उसमें हारते हैं। तो लगभग निश्चित है कि बाइडेन हारेंगे। इसका मार्केट पॉजिटिव क्या निकाल रहा है? टैक्स नहीं बढ़ेंगे, नया स्टिमुलस वो नहीं कर पाएंगे, ज्यादा स्पेंडिंग नहीं कर पाएंगे क्योंकि कांग्रेस उनके ऊपर अंकुश लगा के रखेगा। तो ये पॉजिटिव आ सकता है। और इलेक्शन से पहले 12 महीने मार्केट वर्स्ट परफॉर्मेंस देता है। ये 4 साल की साइकिल होती है अमेरिका की, प्रेसिडेंट इलेक्शन से लेके फिर दूसरा साल उसका, फिर तीसरा साल ये मिड टर्म का, चौथा उसका आखिरी साल। तो ये तीसरा साल जो होता है मिड टर्म का वर्स्ट होता है। 1% मार्केट नॉर्मली रिटर्न देता है ऑन एवरेज। 1930 के ये आंकड़े हैं अभी तक। और उसके बाद जो 12 महीने है बेस्ट साल होता है, 13% मार्केट देता है। बट अब ये देखिए हिस्टोरिकल नंबर्स हैं, इतना क्योंकि मार्केट में पैसा कह नहीं सकते ये आएगा नहीं आएगा। बट ये पॉजिटिव लगा के मैं ये कहूंगा अक्टूबर नवंबर तक प्रोबेबली हम इस साइकिल का बॉटम देख लेंगे अनिल जी। तो नौकरियां जाने शुरू हो चुकी हैं, ये भी संकेत आ रहे हैं। बग्गा एग्जैक्टली। साहब कैसे देखते हैं आप इसे? अनिल जी इसमें एक ऐड कर लीजिए, स्टार्टअप्स जो निकाल रहे हैं कि स्टार्टअप्स में ही 15,000 तक लोग नौकरियों से हाथ धो चुके हैं पिछले 2 महीने में। तो स्टार्टअप्स भी अब काफी कट डाउन कर रहे हैं जॉब्स को। तो ओवरऑल क्या है, कंज्यूमर सेंटिमेंट देखिए, मिशिगन का जो नंबर आया जब मार्केट गिरा परसों अमेरिका में, कि हिस्टोरिक लो पे कंज्यूमर कॉन्फिडेंस आया। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस जब गिरता है तो फिर वो अपना जो स्पेंडिंग है कम करते हैं। स्पेंडिंग कम करते हैं, कंपनीज बोलती हैं कि देखिए इतना आ नहीं रहा है सेल्स, कैपेक्स को कम करते हैं और कॉस्ट कट करते हैं। और कॉस्ट कट करते हुए फिर एक ये विशियस सर्कल बन जाता है जो इकोनॉमिक्स में कहते हैं विशियस सर्कल, कि वो अपने को सेल्फ फीडिंग करता है कि बुरे सेंटिमेंट्स और हाई इन्फ्लेशन के कारण कंपनियां हाथ रोक लेती हैं। कंपनियां फिर क्योंकि पैसा नहीं आता है लोगों की जेब में,
वो फिर से अपना हाथ रोक लेते हैं और ये एक सेल्फ फीडिंग सर्कल बन जाता है। इसमें क्लासिक वे इसको तोड़ने का रहता है, जो केन्स ने कहा था 1930s में ग्रेट डिप्रेशन के टाइम, कि सरकार आके खर्चा करे, पब्लिक वर्क्स पे आप स्पेंडिंग करिए ताकि लोगों की जेब में पैसा आए, वो खर्चें, वो खर्चेंगे तो कंपनीज का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, वो नई लागत करेंगी और फिर लोगों को और पैसा देंगी, वर्चुअस सर्कल बन जाएगा, ये विशियस सर्कल वर्चुअस बन जाएगा। तो स्टैगफ्लेशन का खतरा बहुत है, बट भारत में नहीं है। हमारा फिर भी 7% ग्रोथ है इस साल, अगले साल 6-6.5% दिख रहा है और अगले साल होगा इलेक्शन से पहले का लास्ट साल, तो काफी मुझे उम्मीद है कि एक वेलफेयर मेजर्स और सरकार का खर्चे का साल रहेगा, जो इकोनॉमी के लिए काफी प्रोत्साहन प्रदान करेगा। बट ग्लोबली आप देखें तो प्रॉब्लम है जरूर, और जैसे मैंने आंकड़े दिए, चाइना अगर 4 महीने चाइना की इकोनॉमी एक्सपैंड नहीं की, थैंकफुली जून में पॉजिटिव में आया है उसका पीएमआई, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर पीएमआई के बेसिस पे देखें तो चाइना शायद सबसे बड़ी इकोनॉमी हो चुकी है विश्व की। तो अगर वो 4 महीने मंदी में थी तो वो प्रॉब्लम है। जापान का 7.2 माइनस रहा मैन्युफैक्चरिंग, सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग बेस आप समझ सकते हैं, और एक्सपोर्ट बेस भी। तो प्रॉब्लम जरूर है, इन्फ्लेशन हाई है, रेट बढ़ाए जाएंगे जो रिस्क एसेट की वैल्यूएशन घटाते हैं, बट मुझे लगता है कि होपफुली एक बहुत माइनर सा सुपरफिशियल सा करेक्शन लाके ये निकल जाएगी इकोनॉमी। यही बेस्ट केस सिनेरियो यही है अभी। तो देखते हैं, वो टाइम टाइम पे हम बताते रहेंगे अनिल जी किस तरह से लग। बिल्कुल, तो समय समय पर आप बताते रहेंगे सर। अगला समय कब आएगा जब आप बताएंगे सर? आप बताइए। नहीं नहीं, पूछ लेते हैं सर, पूछने में क्या जाता है। कल 11 बजे क्या कर रहे हैं वैसे आप? बुक पहुंच जाएंगे, हाजिर रहेंगे। क्या बात है सर, कल 11 बजे पहली तारीख है। बिल्कुल। आपको तो याद नहीं रहती कि हमें याद रहती है कि हमारी सैलरी आती है, इसलिए हमें जल्दी से याद रहती है। कुछ जमाना पहली तारीख। तो सर कल पहली तारीख है 11 बजे एबी ऑफ ग्लोबल मार्केट्स, हमारे हर महीने की सीरीज। बग्गा साहब हमारे साथ होंगे ही, वही होंगे और क्या होंगे, उन्हीं से तो हमें सवाल सारे पूछने हैं। तो कल दुनिया भर के बाजारों का जुलाई महीने के लिए आउटलुक आपको मिलेगा। ये शो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो बग्गा साहब अपने फुल फॉर्म में होंगे, पूरे असला बारूद के साथ। वैसे भी आज भी आए, तो आज मैं इसलिए आपसे है ना जल्दी विदा ले रहा हूँ, क्योंकि कल मुझे आधा घंटा आपसे फिर से बात करनी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आज समय देने के लिए, और कल जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सर।